हेलो एवरीवन। ये विजन आईएएस की मैगजीन है नवंबर 2025 की। इसमें राज्य व्यवस्था और शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये कंप्लीट हो चुका है। निर्यात संवर्धन मिशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार का ये एक डिजिटल रूप से संचालित मिशन है और ये 6 वर्ष के लिए है। 2025-26 से लेकर 2030-31 तक के लिए है और इसका जो लक्ष्य होगा वो होगा एमएसएमई और श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए निर्यात को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य और भी एमएसएमई को सशक्त बनाना और जो भी समस्याएं होंगी, जो भी निर्यात करने में समस्याएं आ रही हैं उनको कम करना और समाधान भी किया जाएगा। जैसे लॉजिस्टिक्स की समस्या, उसका समाधान होगा और गुणवत्ता मानक और जो बाजार पहुंच जैसी चुनौतियां हैं उनका भी इसमें समाधान किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 उप योजनाएं भी शामिल की गई हैं। एक तो निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता दी जाएगी और क्रेडिट गारंटी योजना भी होगी। इसके अंतर्गत ही है जो निर्यात संवर्धन मिशन है। इसमें अन्य संबंधित तथ्य दिए गए हैं। इस मिशन की घोषणा ये केंद्रीय बजट में की गई है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में या 2024-25 भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना इसकी शुरुआत को मंजूरी दे दी गई है। निर्यात संवर्धन मिशन के इसके उद्देश्य जो एमएसएमई है, अभी हमने देखा, वहनीय व्यापार वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना है। अनुपालन और प्रमाणन में सहायता के माध्यम से निर्यात तत्परता को बढ़ाना है। जो निर्यात बेसिकली ये निर्यात के लिए है और निर्यात जो भी क्षेत्र हैं, एमएसएमई क्षेत्र हैं, उनको सहयोग करना है निर्यात के क्षेत्र में। भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और दृश्यता में सुधार भी करना है और जो गैर पारंपरिक जिलों एवं जो क्षेत्र हैं उनसे निर्यात को प्रोत्साहित करना है। निर्यात संवर्धन ये एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढांचा प्रदान करना है और इसमें जो कुल परिव्यय होगा, खर्च किया जाएगा, 25,060 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 25,060 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी समय सीमा 6 वर्ष की है, 2025-26 से 2030-31 के बीच में। और प्राथमिकता से ये सहायता दी जाएगी जो हालिया वैश्विक प्रशुल्क टैरिफ वृद्धि से प्रभावित हैं। इसमें जो भी जैसे कोई देश है, जैसे यूएसए मान लिया और यहाँ पर इंडिया है, अब भारत से यहाँ पर निर्यात किया जा रहा है, भारत से ये निर्यात किया जा रहा है तो यूएसए में आयात हुआ तो आयात पर टैरिफ की वृद्धि कर दी जाए यूएसए के द्वारा। तो इसमें जो भारत होगा, भारत अपने जो भी निर्यात करने से संबंधित क्षेत्र थे तो इनमें यहाँ पर प्रशुल्क जो भी लेवी या कर होती है उसमें छूट दे दी जाती है। अब इसमें कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और जो समुद्री उत्पाद हैं जैसे क्षेत्र भी शामिल होंगे। मिशन की जो संरचना होगी ये दो अलग लेकिन इसमें 2 उप योजनाओं का माध्यम से कार्य करेगा। इसमें एक तो निर्यात प्रोत्साहन जो वित्तीय सहायता दी जाएगी और निर्यात दिशा होगी जो गैर वित्तीय सहायता होगी। इसमें बाजार तत्परता और जो प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने जैसी गैर वित्तीय जो क्षमताएं हैं, सक्षमताएं, उन पर ये केंद्रित होगी। इसमें कार्यान्वयन एजेंसी होगी विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT, ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है विदेश व्यापार महानिदेशालय। इसमें डेटा बैंक की बात करें तो भारत के जो निर्यात क्षेत्र का अवलोकन है, इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद GDP उसमें योगदान 2024-25 में कुल GDP का ये 21% रहा। इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें इस क्षेत्र में 2024-25 में 21% की वृद्धि भागीदारी देखी गई। इसमें भागीदारी देखी गई है GDP में और रोजगार निर्यात उन्मुख उद्योगों में 4.5 करोड़, इसमें 45 मिलियन से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित हैं। एमएसएमई की भूमिका भारत के कुल निर्यात में सूक्ष्म जो एमएसएमई है उसका योगदान 45% रहा है। एमएसएमई की भूमिका इसमें 45% रही है। वैश्विक हिस्सेदारी वस्तुओं और सेवाओं के जो वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग इसमें है 2.5%। निर्यात संवर्धन मिशन EPM की आवश्यकता क्यों है? इसमें मौजूदा योजनाओं का समेकन भी किया गया है, जैसे कि ब्याज
समकरण योजना, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम और ब्याज पहुंच पहल MAI को समेकित करता है। ये समकालीन व्यापार आवश्यकताओं के साथ भी संयोजित करता है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, जो मौजूद योजनाओं का समेकन किया गया है इसमें बताया जा सकता है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। जो लॉजिस्टिक्स है, इसकी चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां, जैसे कि अवसंरचना और पारगमन में देरी होती है। लॉजिस्टिक्स उसी को बोला जाता है कि जो व्यापार किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो भी पारगमन और अवसंरचना है उसमें देरी हो रही है। और जो माल ढुलाई है ये लागत में तेज वृद्धि और नौ परिवहन में व्यवधान, उदाहरण के लिए ये लाल सागर मार्ग में भी व्यवधान देखा जाता है। तो ये चुनौतियां बनी हुई हैं, तो इनको कम किया जाएगा। बाजार पहुंच संबंधी चुनौतियां भी हैं। इसमें बाजार में पर्याप्त पहचान या प्रसिद्धि ना होना, एक तो बाजार में पर्याप्त पहचान या प्रसिद्धि ना होना, यह खरीदारों से संपर्क की कमी होना, इसमें चुनौती होगी। और ये बाजारों के जो पहचान है उसकी भी करना। नियामक चुनौतियां इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे इसमें उत्पत्ति का प्रमाण पत्र, उत्पाद किस देश में बनाया गया, गुणवत्ता निरीक्षण प्रमाण पत्र और पैकिंग सूची जैसे सामान्य दस्तावेज भी इसमें शामिल है, जो नियामक चुनौतियां हैं। तो इनको, ये कमियों को दूर किया जाएगा तो ये चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं एक तो प्रतिस्पर्धा की बाधा है, जो उच्च उत्पादन लागत, जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें लागत ज़्यादा आती है। कम नवाचार, जो इनोवेशन है उसकी कमी है, तो ये भी एक प्रतिस्पर्धा ही है। इसमें जैसे भारतीय उत्पाद चीनी उत्पादों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। व्यापार बाधाएं और जो प्रशुल्क, बढ़ती वैश्विक संरक्षणवादी प्रवृत्तियां हैं। इसमें जो व्यापार में बाधाएं बनी हुई हैं और प्रशुल्क, जैसे कि एक देश है दूसरे देश से अब आयात हो रहा है तो वहाँ पर उस पर यहाँ पर जो भी टैक्स होंगे, जैसे आयात शुल्क हो गया, कोटा हो गया, गैर टैरिफ ये बाधाएं होती हैं तो उनको बढ़ा दिया जाता है, तो इसीलिए व्यापार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी जो प्रशुल्क टैरिफ है वो लगा दिया गया। अब जैसे भारत से USA है और भारत से कोई वस्तु भेजी जा रही है, तो पहले कोई वस्तु थी वो 50 रुपये की, अब इसने 50% का जो भारी प्रशुल्क टैरिफ लगा दिया, तो इसमें 50% निकालेंगे तो इसमें वृद्धि हो जाती है। इसीलिए अब ये जो वस्तुएं जाएंगी तो वहाँ पर महंगी होंगी, अब महंगी होंगी तो उनको कोई खरीदेगा नहीं। तो यही है कि संरक्षणवादी जो भी USA है उसने अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षणवादी वाली प्रवृत्तियां अपनाई गई। 50% भारी प्रशुल्क टैरिफ लगाया गया। इससे अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में काफ़ी कमी आई है। अब भारत का सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भारतीय निर्यात में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। जो अमेरिका है भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। इसमें व्यापार जैसे निर्यात पर, अब इससे क्या होगा, इससे जो फर्क पड़ेगा, इससे पूछा जा सकता है कि व्यापार बाधाएं और जो प्रशुल्क है, बढ़ती वैश्विक संरक्षणवादी प्रवृत्तियां, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के निर्यात पर। अब भारत का निर्यात, अब यहाँ पर निर्यात में काफ़ी कमी आई है, निर्यात घटा। अब निर्यात घटेगा तो व्यापार भी घटेगा। अब व्यापार घटा तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर दबाव पड़ेगा, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी कमी होगी। अब कमी होगी तो जो विदेशी निवेश है उसमें भी कमी आएगी और जो घरेलू उद्योग होंगे उन पर भी दबाव पड़ेगा। इसमें आगे अन्य बाधाएं भी बताई गई हैं। और गैर टैरिफ जो होता है, एक तो टैरिफ होता है कि सामान पर डायरेक्ट लगा दिया, और गैर टैरिफ में ये बाधाएं आ जाती हैं कि जैसे कि उसकी गुणवत्ता। अब जो सामान जैसे कि अब सपोज किया कि भारत ने अमेरिका को मैंगो आम भेजे या सेब भेजे, तो उसमें अमेरिका बोलेगा कि तुमने इसमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया हुआ है, इसमें तुमने ये बीजों का यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से वहाँ पर गैर टैरिफ बाधाएं लगा दी जाती हैं। और भारतीय उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक इसमें पहुँच जो होती है वो कठिन बन जाती है अगर आयात शुल्क, टैरिफ, कोटा, गैर टैरिफ बाधाएं लगा दी जाएं। भारत के निर्यात परिदृश्य को मजबूत करने के लिए जो अन्य प्रमुख सरकारी पहल है कौन कौन सी हैं, एक तो विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, यहाँ पर निर्यात संवर्धन है, जिसमें नई विदेश व्यापार नीति 2023 है। इसको 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया था और जो इस नीति का उद्देश्य है वो निर्यात को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है
ये 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, जो व्यापार है उसको आसान बनाना, जो भी ट्रेड हो रहा है उसको आसान बनाना, आवाजाही से भी, और 2030 तक भारत को $2 ट्रिलियन की निर्यात अर्थव्यवस्था भी बनाना इसका उद्देश्य है। और इसमें सुगमता, जो व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ई कॉमर्स तथा उच्च तकनीक वाले उत्पादों जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो भी नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, और मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो वहाँ पर योजनाएं भी लिखी जा सकती है कि इसमें ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। राज्य और केंद्रीय लेवी तथा करों की जो छूट है, ROSCTL योजना। अब इसमें राज्य और केंद्रीय लेवी और जो कर, जो लेवी होती है, ये एक तरीके का ये भी एक छूट होती है। इसमें टैक्स होता है, सरकार द्वारा लगाया गया कोई अनिवार्य शुल्क या कर, ये जुर्माना होता है लेवी, और इसमें कर जो टैक्स होता है। अब इसमें जो निर्यात प्रोत्साहन, ये एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इसमें निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि इसमें शुल्क और प्रशुल्क लगा दिए जाते हैं। तो इसमें जो सरकार होती है उसमें अब जो भी कर या लेवी थी, अब इसमें छूट दे दी जाएगी। जो भी निर्यातक है, जो भी सामान को बना रहा है, अब उस सामान को निर्यात किया जाएगा। जो भी सामान बनाया जा रहा था उसमें जो भी लेवी थी और जो भी टैक्स थे उसमें छूट दे दी जाती है सरकार के द्वारा। इसमें यही है, ये निर्यातकों को कर और शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। जो भी उनको घाटा हो रहा था ना, उसको प्रतिपूर्ति की जाएगी ये सरकार के द्वारा, जिससे जो फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और इस्पात जैसे क्षेत्रों पर इसमें लाभ मिलेगा। इसमें यहाँ पर ये एक सरकारी योजना है। निर्यातकों को जैसे वस्त्र, मेड अप, जो भी मेड अप होते हैं, जैसे चादरें हो गई, तौलिए हो गए, निर्यात पर लगे जो भी सभी अंतर्निहित एक तो राज्य और जो भी केंद्रीय शुल्क होते हैं, जैसे GST हो गया, शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, इनकी प्रतिपूर्ति की जाती है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, जो लेवी और करों की छूट होती है। इसका उद्देश्य यही होगा कि भारत से जो भी किए गए वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, जो भी वस्त्र उत्पाद हैं उनका बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें जो उन्हें वैश्विक स्तर पर भी सस्ता बनाना है, क्योंकि दूसरा देश प्रशुल्क लगा देगा, टैक्स लगा देगा, आयात शुल्क टैरिफ लगा दिया, कोटा लगा दिया, तो वस्तुएं जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। इसमें व्यापार सुगमता और डिजिटल पहल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिजिटल इनिशिएटिव, इसका अनुपालन और गैर अपराधीकरण संबंधी सुधार की बात की गई है, और अन्य भी इसमें, जैसे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम या ट्रेड कनेक्टिव ई प्लेटफॉर्म आदि भी। और इसमें अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स, उदाहरण के लिए जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति है, यहाँ पर NLP PM गति शक्ति। ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार, इसमें ई कॉमर्स निर्यात हब, आइस गेट, इसमें जो आइस गेट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें व्यापार सुगमता और डिजिटल पहल की बात करें तो व्यापार सुगमता जो होती है ना, ये किसी देश में जैसे व्यवसाय शुरू करना, इसमें किसी देश में व्यवसाय को शुरू करना, उसको चलाना और बंद करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आसान बना देना, और जो व्यापार भी हो रहा है उसको भी आसान बना देना। इसमें यहाँ पर जो डिजिटल पहल है, ये सरकार के द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ होती हैं और टेक्नोलॉजी होती है। जो भी डिजिटल पहल होगी, डिजिटल माध्यम से ये अधिक सरल और तेज प्रक्रियाओं को, डिजिटल माध्यम से इनको सरल बनाया जाएगा, तेज बनाया जाएगा, पारदर्शी बनाया जाएगा। जैसे कि जो GST है, GST का डिजिटलीकरण और जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं उनको आसान बना देना। इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार, इसमें आइस गेट प्लेटफॉर्म की बात करें तो आइस गेट प्लेटफॉर्म ये भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे, इसकी ये फुल फॉर्म है आइस गेट की। ये भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल है। जो आइस गेट है ये भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल है, जो सीमा शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए ई फाइलिंग और ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा देता है। इसमें जो सीमा शुल्क होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उनको आसान बनाया जाता है। आइस गेट डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा आइस गेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका उद्देश्य क्या है?
इसमें आगे है कृषि और जैविक निर्यात। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो जैविक उत्पाद जैसे कि फल हो गए, सब्जी, अनाज, मसाले हो गए, उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानक तय करता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसमें कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि मुक्त व्यापार समझौते। मुक्त व्यापार समझौता इसमें जैसे कि अभी ईयू यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में भी हुआ है। तो एफटीए इसमें इसको अंतिम रूप देना, जैसे बाजार तक पहुंच, उदाहरण के लिए यूरोप, मध्य एशिया को बेहतर बनाने और अनुकूल व्यापारिक शर्तों के लिए कई आगामी मुक्त व्यापार समझौते पर बेहतर ढंग से वार्ता की जा सकती है। मुक्त व्यापार एक तो ये अंतिम रूप से इसको समझौते को मान्यता देना और उच्च मूल्य वाली जो तकनीकी सेवाएं हैं उनकी मांग का लाभ उठाना है, और एमएसएमई निर्यात को मजबूत करना, नवाचार और मूल्य संवर्धन को सुदृढ़ करना। इसमें ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना और राष्ट्रीय जो व्यापार नेटवर्क है एनटीएन इसको बनाना। इसमें यहाँ पर निर्यात आयात प्रक्रियाएं जैसे सीमा शुल्क, डीजीएफटी, बैंक, बंदरगाह को एक ही प्रणाली में केंद्रित करने के लिए उद्देश्य से प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ये सभी एक जगह पर होंगे। एनडीएन को लागू किया जाना लेन देन लागत को कम करने और सूचना संबंधी विषमताओं को दूर करने में इसमें फायदेमंद साबित होगा। निर्यातकों के लिए जो इसमें गारंटी योजना है सीजीएसई निर्यातकों के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? तरलता को बढ़ावा देना और बाजार विविधीकरण का इसमें समर्थन करना, रोजगार को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना। कुल ऋण सहायता नेशनल क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है इसके द्वारा 100% गारंटी कवरेज के साथ इसमें 20,000 करोड़ रुपए तक का अतिरेक जो संपार्श्विक मुक्त ऋण है वो भी इसमें सहायता दी जाएगी। इसमें लाभार्थी एमएसएमई और जो गैर एमएसएमई होंगे दोनों निर्यातकों को दिया जाएगा। जो गैर एमएसएमई है उनको भी और एमएसएमई को भी। कार्यान्वयन एजेंसी इंपॉर्टेंट है, कौन होगी? इसमें एनसीजीटीसी के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस होगा। निगरानी निकाय कौन होगा? इसमें सचिव जो डीएफएस की अध्यक्षता में एक गठित प्रबंधन समिति होगी। अब इसका निष्कर्ष देखें। ईपीएम जो ईपीएम है निर्यात संवर्धन मिशन, ये निर्यात योजनाओं की समस्याओं को दूर करने और भारत की जो भी निर्यात समस्याएं उनको दूर करने, जो भी इसमें समस्याएं जैसे जो भी चुनौतियां आ रही हैं इसमें वो भी लिखाया जा सकता है और इनको कम करने पर ध्यान देना चाहिए जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिले। ये भी लिखा जा सकता है जो भी हमने अभी देखा ऊपर कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? लॉजिस्टिक्स अंतराल, गुणवत्ता मानकों और बाजार पहुंच जैसी प्रमुख चुनौतियों का इसमें समाधान करना। इसमें समाधान हो जाएगा इन चुनौतियों का तो सतत और विविधीकरण इसमें निर्यात वृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सुर्खियों में ये नीति आयोग के जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब है उसने ये नीति आयोग का फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब है इसने भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई और डेलोइट के सहयोग से इसमें सीआईआई और डेलोइट के सहयोग से एक 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है और इस रोड मैप का जो शीर्षक होगा वो विनिर्माण की पुनर्कल्पना करना है। इसमें उन्नत विनिर्माण में जो वैश्विक नेतृत्व है उसके लिए एक भारत का रोड मैप है और रोड मैप के बिंदु कौन कौन से हैं? जैसे मुख्य फ्रंटियर टेक्नोलॉजी घटक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, एडवांस्ड मटेरियल्स, डिजिटल ट्विंस, भौतिक प्रणालियों की आभासी डेटा संचालित प्रतिकृतियां और रोबोटिक्स। रोड मैप है इसकी प्रमुख विशेषताएं इसमें जैसे क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण, इसमें 13 प्राथमिकता वाले विनिर्माण क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां फ्रंटियर प्रौद्योगिकियां सबसे अधिक प्रभाव डाल सकती हैं। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल से लेकर हरित ऊर्जा तक शामिल हैं। फ्रंटियर प्रौद्योगिकी का इसमें एकीकरण, इसमें पूर्वानुमानित रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया अनुकूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इसमें एकीकरण किया जाएगा। रियल टाइम जो फैक्ट्री परिवेश है इसका अनुकरण करने के लिए डिजिटल ट्विंस की बात की गई है। उत्पादों के
प्रदर्शन और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए उन्नत सामग्री और सटीकता, उत्पादकता, सुरक्षा में सुधार के लिए रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की बात की गई है। भारत में विनिर्माण की स्थिति की बात कर लेते हैं। जीडीपी में योगदान क्या है? जो जीडीपी है उसमें विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% है। इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्थिति, वैश्विक विनिर्माण में भारत की जो भागीदारी है ये लगभग 3% की है। वैश्विक स्थिति, वैश्विक विनिर्माण में जो भारत की भागीदारी है वो लगभग 3% है। और ये जीडीपी में जो विनिर्माण क्षेत्र है इसकी भागीदारी कितनी है? ये 17% है। रोजगार 2023-24 में जो कुल कार्यबल है उसमें 11.4% हिस्सा इस क्षेत्र में संलग्न है। नीति आयोग के द्वारा बताया गया है कि इसमें जो विनिर्माण क्षेत्र है नीति आयोग के अनुसार 11.4% जो हिस्सा है कार्यबल में संलग्न है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें 2024-25 में जो प्राप्त कुल एफडीआई है ये 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से ये विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 23.5%। जो इसमें डॉलर में बात करें तो 19.04 बिलियन डॉलर रहा है। क्षेत्र के अनुसार इसमें प्रदर्शन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता राष्ट्र है और मोबाइल फोन के लिए ये आयात पर निर्भरता वर्ष 2024-25 में घटकर इसमें मात्र 0.02% रह गई है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो औषधि निर्माण में मात्रा के आधार पर ये भारत विश्व में तीसरे और मूल्य के आधार पर ये 14वें स्थान पर रहा है फार्मास्यूटिकल्स में। और ऑटोमोबाइल्स में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश भी है। इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए भी। इस तरीके से क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। विनिर्माण का महत्व क्या होगा? एक तो आर्थिक संरचना को संतुलित करना, रोजगार में भी इसका महत्व होगा क्योंकि रोजगार विनिर्माण होगा तो रोजगार बढ़ेंगे, रणनीतिक स्वायत्ता होगी और इसमें नवाचार का प्रसार भी होगा। जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसका प्रसार होगा, आपूर्तिकर्ता इसमें विकास होगा, कौशल उन्नयन और पूरे इकोसिस्टम में उत्पादकता लाभ को इसमें बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय संतुलन में जो टियर 2 और टियर 3 शहर है उसमें ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन करके विकास का इसमें विकेंद्रीयकरण कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, ये एक क्षेत्रक योजना है। ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना वो होती है जो केंद्र सरकार पूरा का पूरा 100% वहन करे जो भी उसमें खर्च होगा, तो वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है सेंट्रल सेक्टर्ड। और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है। जो संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी आकांक्षी जो जिले हैं उन पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें चुनौतियां भी आएंगी। भारत में विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी होंगी? जैसे वित्त पोषण का अभाव होगा इसमें, और वित्त पोषण का अभाव जैसे 2035 तक वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी घटकर 2.5% हो सकती है। ये नीति आयोग के द्वारा इसको बताया गया है। R&D में इसमें कम निवेश 2030 में भारत में R&D व जीडीपी का केवल इसमें 0.64% था और चीन का R&D की बात करें तो 2.5% है। अब भारत का तो इससे बहुत कम है, यहाँ पर ये तो 0.64% है भारत का, और जबकि चीन का कितना है? 2.5% है। R&D में निवेश की बात की गई है। आकार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की बात की गई है। इसमें जो विनिर्माण उत्पादन है इसका लगभग 35.5% हिस्सा MSMEs के ये पास में है। विनिर्माण बनाम इसमें सेवा असंतुलन, इसमें भारत में सेवा आधारित विकास हुआ है और इसके कारण पूर्वी एशिया की तरह विनिर्माण आधारित संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए जीडीपी में सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी रही है? 55% रही है। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि सेवा क्षेत्र विशेष रूप से आईटी और वित्त उच्च उत्पादकता वाले किंतु कम रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। कम श्रम उत्पादकता ILO के अनुसार भारत में प्रति कार्य घंटे की जो जीडीपी है ये $8 थी और 133 जो इसे 133वें स्थान पर रखती है। असमान वितरण, इसमें विनिर्माण जीवीए जो सकल मूल्य वर्धित है इसमें शीर्ष 5 राज्यों का हिस्सा 54% है। 5 राज्यों का हिस्सा इसमें जीवीए में कितना है? 54% है। जो जीवीए है सकल मूल्य वर्धित है।
इसमें जो भी इसमें लागत थी और जो भी अंतरिम दोनों में से इनको जोड़कर जो भी इसमें इंटरनल लागत आती है उसको घटा दिया जाता है। तो घटाने के बाद जो भी आता है वो जीवीए होता है। विनिर्माण को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा की गई पहले कौन कौन सी है? इसमें मेक इन इंडिया जो 2014 में इसको शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी को जीडीपी के 25% तक ले जाना। इसमें 100 मिलियन नौकरियां सृजित करना और भारतीय उद्योग की जो वृद्धि दर है उसको 12 से 14% ये प्रति वर्ष तक बढ़ाना है। उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना 2020 है, इसमें वृद्धिशील बिक्री के आधार पर ये पात्र कंपनियों को प्रोत्साहन देकर विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 इसमें जीडीपी के जो औसत है वो 8% तक कम करना है। जो भी 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत है, जो भी परिवहन लागत ज़्यादा आ रही है उसको इसमें 2030 तक उसको 8% घटाकर कर देना है। भारत के जो लॉजिस्टिक्स लागत है वो गिरकर अभी जीडीपी का 7.97% हो गई है। ये लागत कम हो भी गई है 7.97%। अर्धचालक और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के लिए संशोधित कार्यक्रम जो MEIT के अंतर्गत है, इसमें वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में परियोजना लागत का 50% प्रदान करके अर्धचालक और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। पीएम गति शक्ति की बात करें तो मल्टी मॉडल और अंतिम छोर कनेक्टिविटी अवसंरचना के माध्यम से 2025 तक आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम ये 32 परियोजनाओं के साथ सभी स्वीकृत और जो औद्योगिक गलियारे हैं उनमें प्रतिस्पर्धी ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों और नोड्स को विकसित करना है। निष्कर्ष है, विनिर्माण क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए जो विनिर्माण क्षेत्र है इसकी पूरी क्षमता, जो भी इसकी क्षमता है उसका दोहन का मतलब होता है प्रयोग करना, और भारत लागत कम करने और जो व्यापार सुगमता में सुधार करने और विनियम भूमि शुल्क अवसंरचना और जो लॉजिस्टिक्स है उसमें समन्वित सुधार कर सकता है। साथ ही अनुसंधान जो R&D है, अनुसंधान और विकास, ये अधिक निवेश, फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों को अपनाना और उद्योगों के जो अनुरूप है ये कौशल विकास भी अत्यंत आवश्यक है।